जलवायु। पिछले 2 अध्यायों में आप हमारे देश की स्थलाकृतियों एवं अफवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र की प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व ये ही हैं। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं अथवा मई का महीना गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है, या जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे, तो यहाँ पे है कि जो मौसम होता है, जो जलवायु होती है वो लंबे समय की होती है। लंबे समय की समय अवधि लगभग 30 वर्ष से अधिक। तो मौसमी जो अवस्थाएं होती हैं, जो विविधताएं होती हैं, उनका कुल योग ही जलवायु कहलाता है। और मौसम क्या है, ये तो जलवायु हो गया। मौसम क्या है, मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल में की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व हैं जैसे तापमंडल, वायुमंडल, तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में कई बार बदलती रहती है। तो मौसम क्या है, एक दिन में कई बार बदलती रहती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, असमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। तो ये क्या है, जलवायु। तो महीनों के ये है ये मौसम है। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म या शीत या वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया गया है। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है? इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द कौन सा, मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ मौसम है। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। तो ये मानसून का अर्थ क्या होता है, एक वर्ष के दौरान जो वायु की दिशा में ऋतु का परिवर्तन होता है उन्हें मानसून कहते हैं। और ये जो मौसम शब्द, मानसून शब्द है, वो अरबी भाषा का मौसम शब्द से बना हुआ है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि भारत में किस तरह की जलवायु पाई जाती है, तो मानसूनी जलवायु पाई जाती है। फिर यहाँ देख लेते हैं, सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। आइए हम 2 महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार से भिन्नता है। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। तो जम्मू कश्मीर में के जो द्रास वाला इलाका है वहाँ पे -45 डिग्री सेंटीग्रेड, वहीं दक्षिण भारत में तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है सर्दी के समय में, रात में। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ क्षेत्रों में रात और दिन के तापमान कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, जबकि उसी रात यह नीचे गिरकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान रहता है। तो यहाँ पे क्या है, जो केरल और अंडमान निकोबार है वहाँ पे दिन और रात का तापमान समान रहता है। अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण के रूप में तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है।
तो वर्षण का किसमें भिन्नता हो रही है? एक रूप में, प्रकार में और किसकी मात्रा और ऋतु के अनुसार वितरण। तो रूप हो गया, प्रकार हो गया, मात्रा हो गया, वितरण हो गया, इस आधार पर वर्षण में भिन्नता हो रही है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है। तो हिमालय में जो वर्षण होता है वो कैसे होता है? हिम के रूप में होता है, स्नोफॉल होता है। तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 डिग्री सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर तक से भी कम होती है। देशों के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक यह वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। तो तटीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पे तापमान का अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। तो देश के जो आंतरिक भाग है उसमें जो मौसमी अंतर होता है वो अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो उत्तर का जो मैदान है वहाँ पे वर्षा की मात्रा जो है पूर्व से अगर हम पश्चिम जाते हैं, अगर इधर से पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा घटती है। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती हैं, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती हैं। तो ये फिर क्वेश्चन पूछा हुआ कि राजस्थान में घरों की दीवारें मोटी और छत चपटी क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे धूल भरी बालू वाली हवाएं चलती हैं, गर्मी होती है इसलिए, चपटी होती है इसलिए। तराई क्षेत्र या गोवा एवं मंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती हैं? असम में प्रायः कुछ घर बांस के खंभों पर क्यों बने होते हैं? क्योंकि बारिश होती है इसलिए। असम में सबसे बाद असम, चेरापूंजी ये सब वाले एरिया में तो बांस के बने होते हैं और इसलिए। और यहाँ पे देख लेते हैं जलवायु नियंत्रण। जलवायु नियंत्रण किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। अक्षांश, तुंगता, ऊंचाई। अक्षांश, तुंगता, ऊंचाई, जिसे तुंगता को ऊंचाई कहते हैं। वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच। तो किसी भी क्षेत्र के जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 कारक हैं। पहला है अक्षांश, दूसरा है तुंगता या ऊंचाई, तीसरा है वायुदाब, चौथा है पवन तंत्र, पांचवा है समुद्र से दूरी, छठा है महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण है। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर समानतः घटता जाता है। मतलब कि अगर जो है वर्ल्ड पे अगर हम देखें तो जो विषुवत वृत्त है वहाँ से हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो तापमान घटेगा। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर बढ़ता है तो वायुमंडल जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है। जब वो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में ठंडी होती हैं। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान की अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो वहाँ का जो वायुदाब है या पवन तंत्र है किस पर निर्भर करता है? अक्षांश पर और ऊंचाई पर। अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार जो है ये तापमान और वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता जाता है एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंड कहते हैं। तो महाद्वीपीय अवस्था किसे कहते हैं? गर्मी में बहुत अधिक गर्मी, सर्दी में बहुत अधिक ठंडी कहते हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो जो महासागरीय धाराएं होती हैं वो समुद्र से तट की ओर चलती हैं। तो समुद्र से तट की ओर चलती हैं वो महासागरीय धाराएं होती हैं और ये धाराएं जो तटीय क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख लेते हैं
विश्व के अधिकतर मरुस्थल उष्णकटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पर स्थित क्यों है। तो यहाँ पे ये पूछा जाता है कि जो विश्व के अधिकतर मरुस्थल हैं वो उपोष्णकटिबंधीय भाग में स्थित हैं और वो महाद्वीपों के पश्चिम में ही क्यों होते हैं। आइए आगे देख लेते हैं क्या है इसके बारे में। अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्च आवाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जलवायु को निर्धारित करने में किसकी भी भूमिका होती है, उच्च आवाज की भी भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करती हैं। अगर ऊंचे पर्वत हैं तो इधर से जो भी हवाएं बहेंगी ठंडी और गर्म हवाएं दोनों को ही अवरोधित करेंगी अगर ऊंचे पर्वत हैं तो यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो वे उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। तो अगर यहाँ से ऊंचा एक पर्वत है और फिर यहाँ से ये जो हवाएं आ रही हैं उनको रोकने में अगर सक्षम है तो यहाँ पे जो आर्द्र हवाएं आती हैं उनको रोक करके बारिश कराने में के कारण बन सकते हैं। पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे होते हैं। तो जो पर्वत के जो पवन विमुख ढाल होते हैं जो दूसरी साइड होती है वो अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। तो ये है पवन विमुख ढाल मतलब वृष्टि छाया प्रदेश। जैसे ये है यहाँ पे है ये है एक पर्वत है और यहाँ से हवाएं चल रही हैं तो जी इसका जो वृष्टि छाया प्रदेश ये वाला एरिया वृष्टि छाया प्रदेश है। तो यहाँ पे क्या होगा, अपेक्षाकृत सूखा रहेगा क्योंकि इधर तो जा नहीं पाएगा, यहाँ से आएंगे इधर बारिश होगी और इधर हवाएं आ नहीं पाएंगी। तो यहाँ पे जो है वृष्टि छाया प्रदेश इसे बोलते हैं, ये अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो पहला कारक तो अक्षांश है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला कारक अक्षांश है। कर्क वृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कक्सकेरन से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ पे हम मैप में देखेंगे पिछले चैप्टर में कि जो हमारा इंडिया है उसके मध्य भाग से होकर के कर्क रेखा गुजरती है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कर्क वृत्त देश के मध्य भाग से पश्चिम में कक्सकेरन से लेकर पूर्व में मिजोरम तक गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है। देश का आधा भाग दक्षिण में और आधा उत्तर में स्थित। जो दक्षिण वाला भाग है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। जो कर्क वृत्त का जो दक्षिण वाला भाग है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और कर्क वृत्त के जो उत्तर वाला भाग है उसको उपोष्णकटिबंधीय कहते हैं, उपोष्णकटिबंधीय भाग में स्थित है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित हैं। तो ये हो गया अक्षांश जो जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। अब आइए देख लेते हैं ऊंचाई कैसे जलवायु को प्रभावित करते हैं, उन्हें देख लेते हैं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है और इसकी औसत ऊंचाई कह रहा है ना कि पूरी ऊंचाई 8848 नहीं, वो तो माउंट एवरेस्ट की है। मतलब कि जो हिमालय पर्वत है उन सब की औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। जैसे कि यहाँ पे हिमालय है, नेपाल में जम्मू कश्मीर में जो हिमालय वाला एरिया है तो जो तिब्बत और साइबेरियन की पठार से जो हवाएं आती हैं, साइबेरिया से जो ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं उन्हें रोक देता है। तो वही ठंडी हवाओं को जो है भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। तो इसीलिए जो है मध्य एशिया में ये जो हिमालय पर्वत है इन्हीं के कारण यहाँ पे ठंड कम पड़ती है। अगर हिमालय पर्वत ना होता तो यहाँ पे जो साइबेरिया की ठंडी हवाएं हैं वो हमारे इंडिया में एंटर कर जाती है तो यहाँ पे बहुत ठंडी पड़ती है। तो ये पर्वतों की वजह से ही मध्य एशिया की तुलना में यहाँ पे ठंड कम पड़ती है इंडिया में। वायुदाब एवं पवन। भारत में जलवायु तथा संबंधी मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं को संचालित करती हैं। वायुदाब एवं धरातलीय पवन। जो जलवायु और मौसम संबंधी अवस्थाएं हैं वो कौन कौन से संचालित करती हैं, ये वायुदाब एवं पवन, वायु का दाब और पवन ही है। वायुदाब और धरातलीय पवनों को देखेंगे अभी हम। ऊपरी वायु पर संचरण देखेंगे तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो वायुमंडलीय दाब देखेंगे, धरातलीय पवनों को देखेंगे, ऊपरी वायु पर संचरण देखेंगे
और पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात को देखेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों ट्रेड विंड्स वाले क्षेत्र में स्थित है। तो भारत कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक पवन वाला क्षेत्र है, उत्तर पूर्व ट्रेड विंड्स, उत्तर पूर्व वाला व्यापारिक वाले पवन वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से उत्पन्न होती हैं। तो जो ये पवन होती हैं वो जो उत्तरी गोलार्ध है उसके उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाली पेटियों से उत्पन्न होती हैं और ये दक्षिण की ओर बहती हैं, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती आती हैं। तो ऐसे, लेकिन ये ऐसे मुड़ जाती हैं। कोरियालिस बल की वजह से ये दाहिनी तरफ ऐसे मुड़ जाती हैं, इस तरह से दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं। फिर इसके बाद दाहिनी और कोरियालिस बल के कारण ये मुड़ती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं अपनी जगह से। तो और विषुवतीय व निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती हैं। जो निम्न दाब वाला क्षेत्र है तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती हैं। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है। तो इनमें नमी की मात्रा कम होती है क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं एवं बहती हैं, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। तो ये जो है स्थलीय पर होती हैं, बहती हैं, तो इसलिए इनमें जो है आर्द्रता नहीं होती है। अगर ये महासागर के ऊपर से जाती तो इनमें आर्द्रता वहाँ से वो ले लेती, लेकिन यहाँ पे लैंड पे बहती हैं तो इसलिए जो है लैंड पे बहती हैं, इसीलिए जो है इनमें आर्द्रता कम होती है। तो ये इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम होती है या नहीं होती है। इस प्रकार भारत कोशिश का क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखें क्यों। कोरियालिस बल को देख लेते हैं। कोरियालिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। तो कोरियालिस बल क्यों उत्पन्न होता है? पृथ्वी के घूर्णन की वजह से उत्पन्न होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो उत्पन्न आभासी बल होता है उन्हें कोरियालिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाहिने की तरफ, उत्तरी गोलार्ध में अगर ये पवनें जा रही हैं तो दाहिने की तरफ, और अगर वो दक्षिणी गोलार्ध में जा रही हैं तो बाएं की तरफ ये विक्षेपित हो जाती हैं। इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। तो फेरल के नियम भी इसे कहा जाता है। क्यों ये फेरल के नियम? ये जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण आभासी बल जो है होता है उसे कोरियालिस बल, इन्हीं बल के कारण, कोरियालिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जो ये हवाएं होती हैं वो दाहिने तरफ मुड़ जाती हैं, और जब ये दक्षिणी गोलार्ध में आकर जो आने वाली हवाएं हैं वो बाएं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। फिर उसके बाद भारत की वायुदाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। जब शीत ऋतु होता है तो हिमालय का उत्तर, मतलब हिमालय के आगे, वहाँ पे उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र को ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र की ऊपर बहती हैं। शीत ऋतु में क्या होगा? हिमालय वाले क्षेत्र में उच्च दाब होगा और जो वहाँ पे ठंडी हवाएं होंगी, शुष्क ठंडी हवाएं होंगी, लेकिन जो दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि जो एशिया है और उत्तर पूर्वी भारत है उसके ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इस कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र में, तो वायु जो होता है वो दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुववृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्न दाब की ओर बहने लगती हैं। क्यों निम्न दाब की ओर बहने लगती हैं? क्योंकि जो हिंद महासागर वाला एरिया वहाँ उच्च दाब है, क्योंकि वहाँ पे वेपर है और वहाँ पे आर्द्रता भी है, तो वहाँ पे उच्च दाब वाला क्षेत्र है। और जबकि यहाँ उत्तर पूर्व भारत में यहाँ पे जो लिखा हुआ है एशिया, आंतरिक एशिया, उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर जो है निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्योंकि ये लैंड है तो यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो वहाँ पे गर्मी के समय में क्या होता है कि जैसे म्यांमार, ये पूर्वोत्तर भारत जो पूरा है वहाँ पे लैंड है, तो वहाँ पे निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होगा।
गर्मी की वजह से। जो हिंद महासागर वाला एरिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, विषुवत रेखा विषुवत रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साइड में उच्च दाब उत्पन्न होगा, क्योंकि सन जो है इधर ग्रीष्म ऋतु में कर्क रेखा की तरफ आ गया, इसीलिए। तो क्या हो गया कि उधर जो उच्च दाब उत्पन्न हो गया और ICTZ जो खिसक गया है उधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ, तो उधर उच्च दाब होगा, और इधर कर्क रेखा की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ निम्न दाब होगा। तो जब यहाँ निम्न दाब होगा तो वहाँ जो उच्च दाब वाली हवाएं हैं वो तेज़ी से फ्लो होंगी किस तरफ, निम्न दाब की तरफ। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है, और वायु दक्षिण में हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुववृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हें ही जो है दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। इन्हें ही दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। और ये पवनें कोष्ण महासागरों के ऊपर बहती हैं। तो जो ये हवा महासागर है, जैसे इंडस ओशियन, फिर उसके नीचे वाला जो ओशियन है वहाँ, तो ये सब बहती हैं। तो नमी ग्रहण करती है, तो हिंद महासागर और विषुवतीय जो ओशियन है वहाँ से ये नमी ग्रहण कर लेती है। ग्रहण करते हुए तमिलनाडु और जो केरल वाला एरिया यहाँ से इंटर करती है इंडिया में। कोरियालिस बल की वजह से, फेरल के नियम की वजह से ये क्या होती हैं, अपने राइट मुड़ जाती हैं। तो यहाँ है कि भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं, और इसी वजह से भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं। हिमालय से जाती हैं, सीधे हिमालय से टकराती हैं, फिर वहाँ पे बारिश करती हैं। इस प्रदेश में ऊपरी वायु प्रसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रदेश में जो ऊपरी वायु प्रसंचरण है वो पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक जेट धारा है। तो जो ये तो दक्षिण पश्चिम मानसून उत्पन्न हो गया, लेकिन जो ऊपर जेट को देखते हैं कि जेट कैसे बन रही है। तो इस प्रदेश में जो ऊपरी वायु प्रसंचरण है, ऊपर हवा में, इंडिया के ऊपर हवा में, तो वहाँ पे क्या है, पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में होता है। तो पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में होता है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक जेट धारा है। जेट धारा को अभी देखते हैं क्या। जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है होती हैं। तो ये जेट धाराएं जो है उत्तरी अक्षांश में स्थित होती हैं और 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड अक्षांश पर के बीच में, इसलिए इन्हें बीज स्थित होती है, इसलिए इन्हें उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहते हैं। इसलिए इन्हें उपोष्णकटिबंधीय कहते हैं और पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष पूरे वर्ष ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर ये जेट धाराएं जो है गर्मी के मौसम में छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। जेट धारा क्या है ये देख लेते हैं। ये एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाले पश्चिमी हवाएं हैं। ये पश्चिमी जो ऊपर हवा में, जैसे इंडिया के ऊपर जो हवा है वहाँ पे जो विंड चल रही है वो है, वहाँ पे है ये जेट धारा। तो ये जो है ये कितनी मीटर ऊंचाई पर है, 12,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, क्षोभ मंडल में स्थित होती है। ये पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा होती है एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है। उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं जिसमें सबसे स्थिर जो मतलब कि थोड़ा स्टेबल है वो कौन सी जेट धारा है, वो मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्णकटिबंधीय जेट धाराएं हैं। मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्णकटिबंधीय जेट धाराएं हैं, दो धाराएं हैं जो स्थिर है, सबसे स्थिर है। तो मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्णकटिबंधीय जेट धाराएं हैं, ये है। फिर यहाँ देख लेते हैं इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा, इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिम भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। तो ये जो पश्चिमी प्रवाह है ये पश्चिम की तरफ बह रही है। ये पश्चिमी प्रवाह है देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग में। देश के जो उत्तर वाला एरिया है, मतलब हमारे इंडिया के ऊपरी वाला, जैसे यूपी, बिहार, पंजाब, ये वाला पूरा बेल्ट हो गया। तो वहाँ पे जो ये हवाएं होती हैं उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आता है। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। तो जब गर्मी होता है तो जो ICTZ होता है, क्योंकि सन किस तरफ आ जाता है,
कर्क रेखा पर आ जाता है, कर्क रेखा पर आ जाता है तो जो ICTZ कर्क रेखा की तरफ आ जाता है। तो वही है उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के रूप में हिमालय के उत्तर में चलने लगती है। तो गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चलने लगती है। गर्मी में एक पूर्वी जेट धारा, जिसे ये तो पश्चिमी जेट धारा थी जो हिमालय के उत्तर में चल रही थी, एक पूर्वी जेट धारा जिसे उपोष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहते हैं, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। पूर्वी जेट धारा को हमने देखा कि जो हिमालय के उत्तर साइड में वहाँ पे बह रही है, और जो पश्चिमी जेट धारा है वो पूर्वी जेट धारा जिसे उपोष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों प्रायद्वीपीय भारत है उसके ऊपर पूर्वी जेट धारा बहती है। पूर्वी जेट धारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर बहती है, और जो ऊपर है हिमालय की तरफ पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में, हिमालय के उत्तर में पश्चिमी जेट धारा चलती है और प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वी जेट धारा चलती है, अक्षांश में प्रवाहित होती है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ ये क्या होता है इन्हें देख लेते हैं। सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाली पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आने वाली पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। तो क्या होता है, जो सर्दी का महीना होता है तो वहाँ पे जो उत्पन्न होने वाला जो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ होता है वो भूमध्य सागर से आने वाली पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। भूमध्य सागर से आने वाली भूमध्य सागर से जो हवाएं आती हैं, भूमध्य सागर से उठने वाली जो हवाएं होती हैं उनकी पश्चिमी प्रवाह भूमध्य सागर से उठती है और पश्चिम की तरफ जाती है, मतलब कि इंडिया का जो पश्चिम वाला एरिया उस तरफ से आती हैं, उस तरफ आती हैं। तो वे प्राय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में आते हैं। तो ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं ये जो मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर और नवंबर के महीनों में आते हैं तथा ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं, और ये जो है पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। ये पूर्वी प्रवाह का एक भाग होता है और देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। क्या आपने आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के तटों पर उनके द्वारा किए गए विनाश के बारे में सुना है? तो ये है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के बारे में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है तिब्बत के पठार है, यहाँ ये प्रशांत महासागर है, ये कर्क रेखा है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और बीच में विषुवत वृत्त है, ये जो है 0 डिग्री इक्वेटर है, और ये यहाँ पर मकर रेखा नहीं दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसमें दिया नहीं। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं जो ये इस साइन से बना हुआ है वो है धरातलीय पवन, तो ये है धरातलीय पवन, और ये वाला है उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम। तो उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम ये वाला है, यहाँ पे 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास है, यहाँ उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम इधर यहाँ पे फ्लो हो रही है इस तरफ, और इधर हम देखते हैं अपनी इंडिया की तरफ यहाँ पे फ्लो होगी ऐसे, यहाँ तिब्बत के पठार से पीछे से इधर जाएगी, और एक यहाँ ऊपर 90 डिग्री के आसपास 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के आसपास यहाँ देख रहे हैं, और यहाँ पे नॉर्थ में और 30 डिग्री साउथ में यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, और ये है धरातलीय पवन, ये वाला जो है यहाँ पे है धरातलीय पवन, ये धरातलीय पवन जो होता है जहाँ से यहाँ पे मैक्सिमम बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पे हिमालय पर्वत है, काफ़ी ऊंचा है, तो यहाँ से जो हवाएं जाएंगी वहाँ आर्द्रता ग्रहण करेंगी, और यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, उच्च दाब होगा और हाई प्रेशर उच्च दाब होगा। तो जब यहाँ उच्च दाब होगा और जब सन यहाँ कर्क रेखा के आसपास यहाँ रहेगा तो ICTZ यहाँ रहेगा, ICTZ यहाँ होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो यहाँ इस वाले एरिया में लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर का बेल्ट बनेगा, और सन के इधर होने की वजह से इधर ठंडी पड़ेगी विंटर, तो यहाँ पे हाई प्रेशर वाला एरिया बनेगा। तो हाई प्रेशर एरिया और यहाँ पे लो प्रेशर, तो ये हवाएं जो है इस तरफ से चलेंगी, लेकिन फिरल के नियम की वजह से क्या होती है, ये इस तरफ से जाती है, लेकिन फिरल के नियम की वजह से ये उत्तरी मतलब अपने दाहिने मुड़ जाती हैं, दाहिने मुड़ जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में जब ये जाती हैं दाहिने मुड़ जाती है, तो दाहिने मुड़ने की वजह से ऐसे जाती हैं और यहाँ ऐसे मुड़ जाती हैं, ऐसे मुड़ करके यहाँ हिमालय से टकराती है और फिर उसके बाद ऐसे आकर के
फिर इधर बारिश करती हैं। तो यहाँ तिब्बत का पठार है और ये वाला एरिया, अगर हिमालय ना होता तो यहाँ से जो ये यहाँ साइबेरियन हवाएं हैं ठंडी ठंडी तिब्बत के पठार वाली, ये पूरी की पूरी सीधे यहाँ पर चली जाती। तो यहाँ पे बारिश तो होती ही नहीं। बारिश तभी संभव है क्योंकि यहाँ पे हिमालयन रेंज है। हिमालयन रेंज से ये हवाएं जो है आर्द्र वाली हवाएं जो उच्च वायुदाब की हैं, यही टकरा करके यहाँ पे बारिश कराती हैं। ये है जेट स्ट्रीम से भी बारिश होता है, जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ये जो जेट स्ट्रीम है ये भूमध्य सागर से ये जो उठने वाली हवाएं होती हैं, ये जेट स्ट्रीम है, यहाँ से ये इस तरफ से बहती हैं। तो ये जो है तिब्बत के पठार के पीछे से चली जाती हैं, कुछ तिब्बत के पठार के इधर हिमालय के पास से इधर मुड़ती हैं। फिर यहाँ पे भी हिमालयन वाला रेंज है, तो यहाँ से टकरा करके फिर ये वापस ऐसे आती हैं। तो वापस ऐसे आती है तो इस वाले एरिया में बारिश करती है, तटीय क्षेत्रों में बारिश करती है और थोड़ा सा पश्चिमी क्षेत्र में बारिश करती हैं। क्योंकि यहाँ से ऐसे ही आती हैं, यहाँ हिमालय है तो इसका कुछ ये हिमालय के पीछे से चली जाती हैं और थोड़ा सा इसका कुछ हवाएं इधर आती हैं हिमालय की इस तरफ, इंडिया की तरफ, और यहाँ से ये टकराती हैं। और ये वाला एरिया भी क्योंकि हिमालयन वाला रेंज है यहाँ पे भी, तो यहाँ से टकरा करके फिर ये ऐसे होती है। यहाँ से जो टकराती हैं वो ऐसे यहाँ आ जाती है और जो यहाँ टकराती हैं वो ऐसे इधर आ जाती हैं। तो यहाँ पश्चिमी क्षेत्र में बारिश होती है और यहाँ इंडिया के तटीय क्षेत्रों में यहाँ पे बारिश होती है ठंड के समय में। तो यही है कि जो अक्टूबर नवंबर वाले सीजन में जो बारिश होती है तो इसी वजह से होती है, ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून, ये वाला जो है ये दक्षिण पश्चिम मानसून है और ये जेट धाराएं हैं, ये जेट धाराएं हैं। फिर इसके बाद आगे हम देख लेते हैं दूसरा जो मैप है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ ये है भारतीय उपमहाद्वीप में जनवरी के महीने में मौसम की अवधि। ये जनवरी का महीने का मौसम की अवधि था। यहाँ पे हम देख लेते हैं जून के महीने में मौसम की अवधि देख लेते हैं। तो वो जनवरी का था और यहाँ पे ये जनवरी का था। जनवरी के महीने इस तरफ से जो कि जेट धाराओं की वजह से जो बारिश वगैरह हो रही, तो ये है जनवरी के महीने का था। और फिर यहाँ पे हम जून के महीने को देखेंगे। जून के महीने में तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है तरातली पवने हैं, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ये जो है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है, ये वाली पूर्वी जेट स्ट्रीम यहाँ बह रही है और ये है पश्चिमी जेट स्ट्रीम इधर से जा रही है। तो ये उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम यहाँ पे है, उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम इधर है और यहाँ पे है, ये उत्तरी गोलार्ध का है, ये दक्षिणी गोलार्ध का है और ये है धरातली पवने। तो जब ये होता है भारतीय उपमहाद्वीप में जून के महीने के दौरान मौसम की होती है, तो जून के महीने में क्या होता है कि यहाँ पे सन होता है, जून के महीने में यहाँ पे सन होता है। तो यहाँ पे सन होने की वजह से ICTZ यहाँ बनेगा, यहाँ पे हाई प्रेशर का बेल्ट होगा, यहाँ लो प्रेशर, तो हवाएं इस तरफ चलेंगी। अभी जो ऊपर बताए हम वही वाला है, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे ये ध्यान नहीं दिए जनवरी। अभी उसको एक बार और देख लेते हैं। ये जो ऊपर वाला बताया है वही सेम इसका है, वही वाला ये जून का ही है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा, यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जानती है। तो ये है उत्तर पश्चिम मानसून, ये वाला है उत्तर पश्चिम मानसून। और फिर उसके बाद हम एक बार इसे देख लेते हैं। ये है जनवरी के महीने में। तो जब जनवरी का महीना यहाँ होता है तो यहाँ जो सन होता है वो यहाँ पे आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साइड में इधर आ जाता है। तो इधर आ जाता है तो यहाँ ठंडी पड़ने लगती है और यहाँ पे गर्म की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर का बेल्ट बनता है और यहाँ ठंडी की वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर का बेल्ट बनता है। और इधर ये जो जेट धाराएं होती हैं, हाई प्रेशर का बेल्ट बनता है। तो इधर से जो हवाएं, यहाँ से जेट धाराएं यहाँ पे ठंडी होती है, तो जो यहाँ पे भूमध्य सागर है वहाँ पे हाई प्रेशर का बेल्ट बनेगा और यहाँ पे लो प्रेशर का, तो भूमध्य सागर में हाई प्रेशर का बेल्ट बनेगा। और लैंड पे क्योंकि वो महासागर और ये लैंड पर जो है निम्न वायुदाब बनेगा। तो इस तरफ से ये हमारे जेट धाराएं इधर चलने लगी। एक तो यहाँ पर भी उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही क्योंकि इधर ICTZ यहाँ पे है और यहाँ पे ठंड का महीना है,
तो फिर ठंड के महीने में क्या होता है, ये जलधाराएं ऐसे यहाँ टकराती और इस तरफ से यहाँ वाली जगहों पे बारिश होती है, पश्चिम और यहाँ पे। तो ये था जनवरी के महीने के दौरान मौसम की स्थिति। और अभी हम देख रहे हैं जून के महीने के दौरान मौसम की स्थिति। फिर उसके बाद हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।